हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ ऑफ प्रिंसेस 2 पार्ट 3 चैप्टर 21 कियारा की चिंता तो बहुत ज्यादा है। शिवनी ने अपना सिर हिलाया। हम लोग तो इतना ज्यादा खत्म भी नहीं कर पाएंगे। नंदिनी मुस्कुराई। बड़ी दीदी, आपको नया खाया भी खाकर देखना चाहिए। आप बस बहुत सारा अच्छा खाना खाए और अपनी सेहत का ध्यान रखो। लेकिन ये मत भूलो दीदी, हम अकेले नहीं हैं जो यहाँ रहते हैं। नंदिनी ने शिवानी को याद दिलाया। शिवनी में सिर हिलाया और दोनों बहनों के खाना शुरू किया। जिंदगी दोनों बहनों के लिए बहुत आसान हो गई है जब से वो प्रधानमंत्री के घर से अलग होके वह से निकल आए हैं। शिवनी ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस जिंदगी में कभी खुश हो भी पाएगी। अगर उनके माता पिता अभी जिंदा होता तो वो लोग आज बहुत ज्यादा खुश होते, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं देख सकते कि अब उनके बच्चों के पास क्या क्या है। खाना खाने के बाद नंदिनी ने शिवानी से थोड़ी देर तक बात की और फिर वापस दुकान के लिए चली गई। शिवानी अपने कमरे में चली गई। उमी उसके कमरे में धागे के डब्बे लेके आई। छोटी कुमारी नए तरह के रेशम के धागे के और डब्बे लेके आई थी। उमी ने कहा, अपने पीछे देखते हुए कहा से दो सेविकाएं एक डब्बे को घसीट कर कमरे में ला रही थी। ओह, लेकिन धागे तो मैं पहले ही ले आई थी दुकान के लिए बहुत सारे। शिवनी ने डब्बे की तरफ देखते हुए कहा। कुमारी ने कहा कि ये दुकान के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। वो चाहती है कि आप अपने लिए इस धागे और नई पोशाक बना ले और उन्हें पहने। उमी ने मुस्कुराते हुए शिवानी से बोला, मेरे लिए। शिवानी डब्बे की तरफ आगे बढ़ी। उसने डब्बे को खोला और बहुत चौंक गई। ये तो, उसकी दोनों आंखें डब्बे में रखे धागे पे अटक गई थी और वो उन्हें घूरे जा रही थी। मैसेलीन सतीन है। ये किस तरह की सतीन है कुमारी? उमी ने पूछा। मैसेलीन सतीन का धागा बहुत हल्का होता है और बहुत चमकदार भी, और ज्यादातर इसके कपड़े की सिलाई में रेशम का इस्तेमाल किया जाता है, शिवानी ने उमी को बताया। नंदिनी धागों में बहुत अच्छा चयन कर लेती है। कुमारी नंदिनी कितनी समझदार है, वो हमेशा आपके बारे में सोचती रहती है। शिवानी अपने हाथों को कोमल और बहुत चमकीले धागे के ऊपर फिर रही थी, तब अचानक से उसका हाथ रुक गया। उमी सही थी, नंदिनी हमेशा उसके बारे में सोचती है, लेकिन नंदिनी का क्या? क्योंकि वो नंदिनी को बड़ी बहन है, उसे भी कुछ करने की जरूरत है। शिवनी ने थोड़ी देर खड़े होकर कुछ सोचा और फिर उमी की तरफ मुड़ी। उमी शिवानी के चेहरे के भाव देखकर चौंक गई थी। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो अब होने वाला है। प्रधानमंत्री के महल में? क्या कहा तुमने? मैडम उर्वी ने कियारा की तरफ देखकर मुंह बनाया। ये सब सच है माँ। सहर ने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। माँ, अगर युवराज को नंदिनी की दिलचस्पी होने लगेगी तो मेरा क्या होगा माँ? कियारा ने घबराते हुए उर्वी से कहा। वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैडम उर्वी ने अपना सिर हिलाया। अगर युवराज को उसमें दिलचस्पी आ भी जाएगी तो भी कभी वो नीच लड़की उनकी पत्नी नहीं बन पाएगी। अगर वो उस चुड़ैल को अपनी बीवी भी बनाना चाहेंगे तो भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो राजमहल के नियमों के बिल्कुल खिलाफ होगा। और वैसे भी वो नीच लकड़ी परिवार से पहले ही अलग हो चुकी और अब उसका ध्यान रखने के लिए उसके पीछे कोई भी नहीं है। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि अभी उसके हालत बहुत अच्छे, लेकिन परिवार न होने की दिक्कत उसे हमेशा उसकी जिंदगी में दिक्कत पैदा करेगी। कोई भी आमदी उससे शादी नहीं करेगा जिसका कोई परिवार नहीं है, और युवराज तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आने वाले समय में सम्राट बनेंगे। लेकिन क्या होगा अगर वो उनकी रखेल बन गई? बीवी न बनने के बाद भी उसके पास राजमहल की पहचान तो आ जाएगी न? कियारा ने अपनी माँ को बोला। मैडम उर्वी ने थोड़ी देर सोचा। ऐसा तो हो भी सकता है। अगर युवराज नंदिनी को एक रखेल की तरह महल में रखेंगे तो कोई भी उस चीज को रोक नहीं पाएगा और नंदिनी को महल की पहचान भी मिलेगी। शादी के बाद कियारा को भी ये बात माननी पड़ेगी, युवराज की बड़ी बीवी होने के नाते, और उस अपने पति के फैसले में उसका पूरा साथ भी देना पड़ेगा। लेकिन मैडम उर्वी अपनी खुद की बेटी के साथ इतना गलत होते हुए कैसे देख सकती है? जब उसकी प्रधानमंत्री के महल में शादी हुई थी, जब उसने भी बहुत सारी तरकीबें की थी जिससे पूरब किसी औरत के पीछे न भागे और किसी औरत को घर पे लेके न आए। लेकिन राजवंश के परिवार की अलग बात है। एक बीवी अपने पति को दूसरी बीवी लाने से या दूसरी शादी करने से नहीं रोक सकती है।
और अगर वो उस समय युवरानी की माँ भी होगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी वो सब रोकने के लिए। माँ, कियारा ने फिर से आवाज लगाई जब उसने देखा कि उसकी माँ ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया है। तुम्हें उस बारे में अभी सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर युवराज नंदिनी से शादी करने भी चाहेंगे तो अभी नहीं कर पाएंगे। उन्हें पहले तुमसे शादी करनी होगी, उससे पहले कि वो किसी दूसरी औरत को अपने महल के अंदर लेकर जाए और उसे कोई भी पहचान दे। लेकिन माँ, कियारा तुम्हें इस समय सिर्फ अपना ध्यान रखने की जरिए है और तुम बाकी चीजों में अपना ध्यान बिल्कुल भी मत उलझाओ। तुम कुछ समय बाद युवराज की बीवी बनने वाली हो और इसलिए तुम्हें बहुत गुण वाली लकड़ी बनना होगा और महल की जिंदगी के बारे सारी चीजें सीखनी होगी जिससे कि तुम्हारी शादी के बाद तुम वहां जाके किसी मुसीबत में न पड़ जाओ। तुम्हें समझ आ रहा मैं क्या कहना चाहती हूँ? कियारा ने सिर हिलाया। जी माँ, मुझे पता है तुम अच्छी लड़की हो। मैंने सम्राज्ञी को समारोह में देखा था। वो कभी खुश लग रही थी जब वो तुम्हें देख रही थी। और तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखने हैं कि कुछ भी हो जाए उनकी नजरों में कभी भी मत गिरना क्योंकि युवराज अपनी माँ के बहुत करीब है। अपने आप को इस महल की कोई साधारण लड़की मत समझना। तुम्हें अपने आप को शिवाय राजवंश की अगली युवरानी समझी और उस हिसाब से ही अपना बर्ताव रखो और व्यवहार करो। मैडम उर्वी ने कियारा को समझाते हुए कहा। कियारा ने सिर हिलाया। जी माँ, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगी। अच्छी बात है। अब जो तुम्हारी अध्यापक आने वाली होंगी, अपने कमरे में जाओ और वह जाके उनका इंतजार करो। चैप्टर 22 मानिक की योजना। मुझे पता है तुम अच्छी लड़की हो। मैंने सम्राज्ञी को समारोह में देखा था। वो कभी खुश लग रही थी जब वो तुम्हें देख रही थी। और तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखने हैं कि कुछ भी हो जाए उनकी नजरों में कभी भी मत गिरना क्योंकि युवराज अपनी माँ के बहुत करीब है। अपने आप को इस महल की कोई साधारण लड़की मत समझना। तुम्हें अपने आप को शिवाय राजवंश की अगली युवरानी समझी और उस हिसाब से ही अपना बर्ताव रखो और व्यवहार करो। मैडम उर्वी ने कियारा को समझाते हुए कहा। कियारा ने सिर हिलाया। जी माँ, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगी। अच्छी बात है। अब जो तुम्हारी अध्यापक आने वाली होंगी, अपने कमरे में जाओ और वह जाके उनका इंतजार करो। कियारा ने सिर हिलाया। जी माँ, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगी। अच्छी बात है। अब जो तुम्हारी अध्यापक आने वाली होंगी, अपने कमरे में जाओ और वह जाके उनका इंतजार करो। कियारा ने बाहर जाने से पहले अपना सर हिलाया और वहां से निकल गई। मैडम उर्वी ने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। क्यों ये सब शुरू हुआ है जब से वह दोनों नीचे लड़कियां महल से बाहर जाकर रहने लगी है। नंदिनी क्यों उनके रास्ते में ऐसे आ रही है? लेकिन अगर उसने फिर से कुछ किया तो वह उसके लिए आगे तकलीफ बन सकती है क्योंकि अभी उनके हालात अच्छे नहीं हैं। उसने चिल्लाकर अपनी सेविका को बुलाया। जो मेरे जेवरों को गिरवी रख दो जो मैंने कल डिब्बे से निकाले थे। उसने अपनी सेविका से कहा। 3 दिन तो गुजर भी चुके हैं। ये हफ्ता खत्म होने से पहले उसे सारा पैसा जमा करना होगा। पूर्व ने सारे पैसे देने की जिम्मेदारी उर्वी के कंधों पर डाल दी है जिसका मतलब है कि वह पैसा देने में उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा। अगर नायरा अपना ऐसे मजाक नहीं बनवाती और इतनी बेवकूफ़ी ना करती तो ऐसी स्थिति में उर्वी फंसती ही नहीं। अपने बहुत कीमती जेवरों के बारे में सोचकर उर्वी के सर में दर्द होने लगा था। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। 50,000 सोने के सिक्के जितनी बड़ी रकम वह सिर्फ इन जेवरों को बेचकर ही वापस कर सकती थी। उसका हाथ चाहता था कि वह नायरा को और एक जोर से चांटा मार दे। पैसा कैसे हो सकता है कि उसकी खुद की बेटी इतनी बेवकूफ़ है और उसकी वजह से उर्वी की सारी इज्जत लूट गई। अब वह आगे से किसी भी समझ में बाकी की औरतों को अपनी शक्ल कैसे दिखाएगी? वह सारी औरतें सोचेंगे कि यह औरत तो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार भी नहीं दे पाए। मेरी जमीन के कागज लेकर आओ जो मेरे भाई ने मुझे दहेज में दिए थे। उसने अपनी सेविका से चिल्लाते हुए कहा। मैडम आप सच में, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैडम उर्वी ने अपनी सेवक से कहा और गुस्से से अपने कमरे की तरफ चल दी। मेहमानों के महल में, राजकुमार मैंने वह सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है जो आप जानना चाहते थे। जेन, मानिक के निजी सेवक ने उससे कहा। मानिक जो कि अपने गुदगुदी लंबी कुर्सी पर आलस भरे तरीके से लेटकर अपनी सुनहरी तलवार पे अपना हाथ सिरहा रहा था वो रुक गया।
उसने अपना सिर जेन की तरफ मोड़ा और उसे अजीब तरीके से देखा। जैन उसका मतलब समझ गया और फिर से बोलना चालू कर दिया। कुमारी आशा रेशम के धागों की मालकिन प्रधानमंत्री के महल से एक निकाली हुई बेटी है। वह अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है, एक ऐसे घर में जो कि प्रधानमंत्री के घर से भी ज्यादा आलीशान है। लेकिन जब वह दोनों उस परिवार में रहते थे तब वह महल में नहीं रहते थे बल्कि महल के पीछे टूटे हुए हिस्से में रहते थे। प्रधानमंत्री के घर वाले दोनों बहनों को कोई भी चीज नहीं देते थे और ऐसे रहते थे कि वह जानते ही नहीं कि उनके पीछे के हिस्से में कोई रहता भी है। और कई लोग ये बोलते हैं कि कुमारी आशा के पिताजी को उनके दादाजी ज्यादा पसंद नहीं करते थे और उनकी कोई मदद नहीं करते थे। लेकिन एक महीने पहले कुमारी आशा ने रेशम के धागों की दुकान के पुराने मालिक एक सौदा किया था और अब वह उस दुकान की मालकिन है और प्रधानमंत्री के महल से उनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। मानिक ध्यान से हर बात सुनी जो जेन ने उससे कही। उसने अपनी तलवार अपने सामने रखी हुई मेज पर रख दी। लगता है वह छोटी लड़की बहुत काम की है। अचानक एक छोटा चेहरा उसके दिमाग में छलका। उसके चेहरे पर बने अलग अलग की आकृतियां उसे बाकी की औरतों से काफी अलग दिखाती हैं। मानिक के होंठ एक शैतानी मुस्कुराहट में ऊपर हुए। जेन जो खड़े होकर मानिक की सारी हरकतें देख रहा था, वह चौंक गया। उसने अपने मालिक की तरफ देखा और समझ गया कि उनके दिमाग में जरूर कुछ बड़ा चल रहा है। उसने अपने मालिक को कभी भी किसी औरत के लिए ऐसे जानकारी निकलवाते हुए नहीं देखा है और ऐसे अजीब चेहरे बनाते हुए भी। ओह, तो लगता है अपना उधार वापस लेने का समय आ गया है, मानिक ने उसी शैतानी मुस्कान दिखाते हुए बोला। जेन ने मुंह बनाया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। माइक उस लंबी गुदगुदी कुर्सी पे से खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ आगे बढ़ा। शिवाय राजवंश काफी दिलचस्प जगह है और इसमें काफी दिलचस्प लोग भी रहते हैं, मानिक ने कहा जैसे ही उसकी नजर नीचे बगीचे में अकेले बैठे हुए एक आदमी पे पड़ी। पीछे खड़े जेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन उसे ये पता था कि उसके मालिक ऐसे ही कुछ नहीं सोचते हैं और जो मन करता है वही करते हैं। बस इस बार कुछ नया था क्योंकि आज तक उन्होंने किसी लड़की में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी जो उन्हें जानती भी नहीं, क्योंकि अक्सर लड़कियां उन्हें खुद अपनी तरफ से जानने उनके पास आती हैं और वो उन्हें ज्यादा भाव नहीं देते। इस तरफ मानिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए जिससे जो वो सोच रहा है उसे कर सके और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। चैप्टर 23 सानंद की मदद। मेहमानों के महल में। राजकुमार, मैंने वह सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है जो आप जानना चाहते थे, जेन, मानिक के निजी सेवक ने उससे कहा। मानिक जो कि अपने गुदगुदी लंबी कुर्सी पर आलस भरे तरीके से लेटकर अपनी सुनहरी तलवार पे अपना हाथ सिरहा रहा था, वो रुक गया। उसने अपना सिर जेन की तरफ मोड़ा और उसे अजीब तरीके से देखा। जैन उसका मतलब समझ गया और फिर से बोलना चालू कर दिया। कुमारी आशा रेशम के धागों की मालकिन प्रधानमंत्री के महल से एक निकाली हुई बेटी है। वह अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है, एक ऐसे घर में जो कि प्रधानमंत्री के घर से भी ज्यादा आलीशान है। लेकिन जब वह दोनों उस परिवार में रहते थे तब वह महल में नहीं रहते थे बल्कि महल के पीछे टूटे हुए हिस्से में रहते थे। प्रधानमंत्री के घर वाले दोनों बहनों को कोई भी चीज नहीं देते थे और ऐसे रहते थे कि वह जानते ही नहीं कि उनके पीछे के हिस्से में कोई रहता भी है। और कई लोग ये बोलते हैं कि कुमारी आशा के पिताजी को उनके दादाजी ज्यादा पसंद नहीं करते थे और उनकी कोई मदद नहीं करते थे। लेकिन एक महीने पहले कुमारी आशा ने रेशम के धागों की दुकान के पुराने मालिक एक सौदा किया था और अब वह उस दुकान की मालकिन है और प्रधानमंत्री के महल से उनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। मानिक ध्यान से हर बात सुनी जो जेन ने उससे कही। उसने अपनी तलवार अपने सामने रखी हुई मेज पर रख दी। लगता है वह छोटी लड़की बहुत काम की है। अचानक एक छोटा चेहरा उसके दिमाग में छलका। उसके चेहरे पर बने अलग अलग की आकृतियां उसे बाकी की औरतों से काफी अलग दिखाती हैं। मानिक के होंठ एक शैतानी मुस्कुराहट में ऊपर हुए। जेन जो खड़े होकर मानिक की सारी हरकतें देख रहा था, वह चौंक गया। उसने अपने मालिक की तरफ देखा और समझ गया कि उनके दिमाग में जरूर कुछ बड़ा चल रहा है। उसने अपने मालिक को कभी भी किसी औरत के लिए ऐसे जानकारी निकलवाते हुए नहीं देखा है और ऐसे अजीब चेहरे बनाते हुए भी। ओह,
तो लगता है अपना उधार वापस लेने का समय आ गया है। मानिक ने उसी शैतानी मुस्कान दिखाते हुए बोला। जेन ने मुंह बनाया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। माइक उस लंबी गुदगुदी कुर्सी पे से खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ आगे बढ़ा। शिवाय राजवंश काफी दिलचस्प जगह है और इसमें काफी दिलचस्प लोग भी रहते हैं, मानिक ने कहा जैसे ही उसकी नजर नीचे बगीचे में अकेले बैठे हुए एक आदमी पे पड़ी। पीछे खड़े जेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे ये पता था कि उसके मालिक ऐसे ही कुछ नहीं सोचते हैं और जो मन करता है वही करते हैं। बस इस बार कुछ नया था क्योंकि आज तक उन्होंने किसी लड़की में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी जो उन्हें जानती भी नहीं, क्योंकि अक्सर लड़कियां उन्हें खुद अपनी तरफ से जानने उनके पास आती हैं और वो उन्हें ज्यादा भाव नहीं देते। इस तरफ मानिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए जिससे जो वो सोच रहा है उसे कर सके, और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। पिताजी, आपको मेरी मदद करनी होगी, मैडम उर्वी ने जोर से रोकर कहा। यह हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। सानंद ने ठंडे चेहरे से उससे कहा, अब क्या कर दिया तुमने? पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया, वह है आपकी पसंदीदा पोती। क्या? नायरा, मैडम उर्वी ने अपने आंसुओं को पोंछा। उसने गलती से नंदिनी की दुकान में जाकर गड़बड़ कर दी और उसके बदले नंदिनी ने हम लोगों से 50,000 सोने के सिक्के की भरपाई मांगी है। क्या? सानंद ने चिल्लाया, उस नीच लड़की में इतनी दम आ गई है। उसने अपनी मुठियां बंद कर ली। पूर्व ने क्या कहा? पिताजी, श्री इतना ज्यादा गुस्सा है कि उन्होंने नायर को मारा भी और मुझसे कहा कि मैं सारा पैसा खुद इकट्ठा करके दूं। पिताजी, मैंने अपने सारे जेवर बेच दिए, लेकिन फिर भी मैं 30,000 सोने के सिक्के से ज्यादा पैसा अभी इकट्ठा नहीं कर पा रही हूं। पिताजी, मैं संकट में हूं, आपको मेरी मदद करनी होगी। अगर यह बात महल के बाहर निकल जाती है तो इससे हमारे परिवार की बहुत बेइज्जती होगी। मेरे श्री को भी महल की सभा में जाकर बहुत कुछ सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, जिससे हम लोगों की इज्जत कम हो जाएगी। मैडम उर्वी ने रोकर कहा, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। इस महल में हो क्या रहा है? सानंद ने गुस्से में जोर से कहा। तुम्हारी बेटी का क्या है? क्या जरूरत थी वह उसे दुकान जाने की और हमारे इतने सालों की बनी हुई इज्जत को ऐसे मिट्टी में मिलाने की? प्रधानमंत्री के महल में पली बड़ी एक कमीज वाली लड़की और हमारी इज्जत ऐसे मिट्टी में मिल रही है। बाकी राजधानी के सभी ये लोग सोचेंगे कि प्रधानमंत्री के महल में बच्चों को तमीज नहीं सिखाई जाती है। पिताजी, नायरा अभी काफी छोटी है और उसे इतनी समझ नहीं है कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि उसे हमने हमेशा परी की तरह पाला है और उसका बहुत ध्यान रखा है। मैडम उर्वी ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए कहा। छोटी? ओह! सानंद ने गुस्से की आवाज निकालते हुए कहा। क्या नंदिनी और नायरा एक ही उम्र के नहीं है? तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि बिना पढ़ी लिखी लड़की राजधानी में सबकी पसंदीदा बन गई है, खुद की दुकान चला रही है और बहुत पैसा कमा रही है, और एक महल में पड़ी हुई लड़की जिसे शुरू से जो चाहिए था वह मिला, वह अपने परिवार की इज्जत बाहर जाकर मिट्टी में मिल रही है और दूसरे लोगों की दुकानों में सबको परेशान कर रही है। प्रश्नवाचक चिन्ह। नायरा नंदिनी से भी गिरी हुई है। एक बार जाकर उस लड़की की तरफ देखो और फिर अपनी बेटी की तरफ देखो, दोनों कितने अलग हैं। एक है जो अपनी इज्जत बना रही है और पैसा कमा रही है, और दूसरी है जो बनी हुई इज्जत को भी मिटा रही है। मैडम उर्वी के समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। वह इस समय ये समझ गई थी कि वह नायरा के तरफ से कुछ भी नहीं बोल सकती है। इस बार नायरा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब ये सबसे झेलना ही पड़ेगा। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली क्योंकि उसके दिल का गुस्सा बढ़ रहा था। पिताजी, जो भी है आपको मेरी मदद तो करनी ही होगी, क्योंकि अगर हम हर जाने का सारा पैसा वापस नहीं कर पाएंगे तो इसमें हमारे परिवार की और भी ज्यादा बेइज्जती होगी और बाहर के लोग बातें बनाएंगे। ओह! सानंद दिखने में बहुत गुस्से में लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी नीचे सेवक को कुछ कहा और वह अंदर से जाकर एक लिफाफे में रखे हुए सोने के सिक्के ले आया और मेज पर रख दिए। ये सिक्के ले जाओ और पैसे के सारे दिक्कतें दूर कर दो। मैडम उर्वी ने अपने कप कपाते हाथों से उस लिफाफे को उठाया और कहा, धन्यवाद पिताजी। जाओ। सानंद ने हाथ उठाकर उसे वहां से जाने के लिए बोल दिया।
मैडम उर्वी ने एक क्षण भी वह खराब नहीं किया और पैसे लेकर कमरे से बाहर आ गई। मलिक, इस मामले के बारे में आपका क्या कहना है? चैप्टर 24 सानंद की गलत सोच। छोटी। ओह, सानंद ने गुस्से की आवाज निकालते हुए कहा, क्या नंदिनी और नायरा एक ही उम्र के नहीं है? तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि बिना पढ़ी लिखी लड़की राजधानी में सबकी पसंदीदा बन गई है, खुद की दुकान चला रही है और बहुत पैसा कमा रही है, और एक महल में पड़ी हुई लड़की जिसे शुरू से जो चाहिए था वह मिला, वह अपने परिवार की इज्जत बाहर जाकर मिट्टी में मिल रही है और दूसरे लोगों की दुकानों में सबको परेशान कर रही है। प्रश्नवाचक चिन्ह। नायरा नंदिनी से भी गिरी हुई है। एक बार जाकर उस लड़की की तरफ देखो और फिर अपनी बेटी की तरफ देखो, दोनों कितने अलग हैं। एक है जो अपनी इज्जत बना रही है और पैसा कमा रही है, और दूसरी है जो बनी हुई इज्जत को भी मिटा रही है। मैडम उर्वी के समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। वह इस समय ये समझ गई थी कि वह नायरा के तरफ से कुछ भी नहीं बोल सकती है। इस बार नायरा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब ये सबसे झेलना ही पड़ेगा। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली क्योंकि उसके दिल का गुस्सा बढ़ रहा था। पिताजी, जो भी है, आपको मेरी मदद तो करनी ही होगी, क्योंकि अगर हम हार जाने का सारा पैसा वापस नहीं कर पाएंगे तो इसमें हमारे परिवार की और भी ज्यादा बेइज्जती होगी और बाहर के लोग बातें बनाएंगे। ओह, सानंद दिखने में बहुत गुस्से में लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी नीचे सेवक को कुछ कहा और वह अंदर से जाकर एक लिफाफे में रखे हुए सोने के सिक्के ले आया और मेज पर रख दिए। ये सिक्के ले जाओ और पैसे के सारे दिक्कतें दूर कर दो। मैडम उर्वी ने अपने कप कपाते हाथों से उस लिफाफे को उठाया और कहा, धन्यवाद पिताजी। जाओ। सानंद ने हाथ उठाकर उसे वहां से जाने के लिए बोल दिया। मैडम उर्वी ने एक क्षण भी वह खराब नहीं किया और पैसे लेकर कमरे से बाहर आ गई। मलिक, इस मामले के बारे में आपका क्या कहना है? मलिक, इस मामले के बारे में आपका क्या कहना है? सानंद के बगल में खड़े हुए आदमी ने उससे पूछा। मुझे नहीं पता कि उर्वी ने अपनी लड़कियों को क्या सिखाया है, ऐसे नीच लड़कियों की तरह व्यवहार करना। ओह, नंदिनी नायरा से कई गुना ज्यादा बेहतर है। कम से कम वह लड़की अपने दोनों हाथों से कमा तो रही है और ये लड़की इसे बस महल में पड़े पड़े पैसे कैसे खर्च करने हैं यही आता है। कुमारी नंदिनी तो अलग हो चुकी है और फिर भी कितनी अच्छी जिंदगी की रही है। मैंने सुना है कि उन्होंने एक नया घर खरीद लिया है और अपनी दुकान को भी बड़ा कर लिया है। उनका घर बहुत बड़ा है और अलग अलग कामों के लिए वहां सेवक लगे हुए हैं और बिना आमंत्रण के कोई घर के अंदर नहीं घुस सकता है। और उनकी दुकान भी अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैंने सुना है कि दुकान में काम करने वाले लोगों को महीने में कुंडली को मेरी 400-500 चांदी के सिक्के देती है। क्या? ये सुनकर सानंद बहुत चौंक गया था। 400-500 चांदी के सिक्के, वो भी दुकान में थोड़ा बहुत काम करने के लिए। सानंद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पूरी राजधानी की सबसे बड़ी दुकान भी अपने अंदर काम करने वाले लोगों को इतना ज्यादा पैसा नहीं देती होगी जितनी नंदिनी की दुकान देती है। वो अपने अंदर काम करने वाले लोगों को इतना सारा पैसा कैसे दे सकती है? मलिक, कुमारी नंदिनी अब सोने में बात करती है। उनकी दुकान का सबसे सस्ता कपड़ा भी 5 लाख चांदी के सिक्के से चालू होता है। सानंद ने एक गहरी सांस ली। ये हो क्या रहा है? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्यों वह लड़की घर से बाहर चली गई और अचानक इतनी अमीर हो गई? अगर वह अपने नीचे काम करने वाले लोगों को 500 चांदी के सिक्के देती है तो उसके हाथ में अभी कितना पैसा होगा? सानंद ये बात सोच भी नहीं पा रहा था। जाओ और एक आमंत्रण पत्र तैयार करो और उसे रेशम के धागों की दुकान में भेज दो। मैंने सुना है कि नंदिनी ज्यादातर का सारा वक्त दुकान में काम करते हुए ही बिताती है और अपने घर बहुत कम ही जाती है। जी मालिक, कुमारी नंदिनी काम करती है इसलिए वह दुकान में ज्यादा समय बिताती है और कुमारी शिवानी घर संभालती है। जाओ जाओ, उससे आमंत्रित करो। मैं जानना चाहूंगा कि वह कितने समय तक दूर रहती है। अगर उसके पीछे किसी परिवार का हाथ नहीं होगा तो फिर वह आने वाले समय में शादी कैसे करेगी? हर आदमी एक ऐसी लड़की चाहता है जिसके पीछे परिवार का हाथ हो, करना वह उससे शादी नहीं करता है। जी मालिक। आदमी ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। वह लड़की बहुत काम की है अब।
अगर मैंने उससे अपनी बातों में फंसा लिया तो मैं उसका और उसके पैसे का आने वाले समय में बहुत अच्छा इस्तेमाल कर पाऊंगा। वैसे भी वह हमसे खून से जुड़ी है, मुझे ये बात अच्छी लगती है या नहीं लगती मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रहेगी तो वह मेरी पोती ही, और जब वह इतना कमा रही है तो फिर उसे अपने परिवार की मदद भी करनी चाहिए। सानंद ने अपने दिमाग में सोच और मुस्कुराया। अगर प्रधानमंत्री के महल में इतना सारा पैसा हो जाएगा तो आने वाले समय में उनकी इज्जत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। 1 घंटे बाद जो आदमी निमंत्रण लेकर गया था वह वापस आ गया। वह अभी उस निमंत्रण को अपने हाथ में पड़ा हुआ था जब वह महल के अंदर आया। उसे देखकर सानंद ने मुंह बनाया। क्या हुआ, तुम अकेले ऐसे क्यों आए हो? मालिक, वो इस आदमी से बोलना चाहा लेकिन नहीं बोल पाया। अभी बताओ मुझे क्या बात है, तुम्हें पता है मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। मालिक, दुकान में हमारा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। वहां के मैनेजर ने कहा कि उनकी मालकिन इस समय किसी भी प्रकार के निमंत्रण नहीं ले रही है और हमें वापस भेज दिया। चैप्टर 25 राजकुमार यहाँ। क्या? सानंद गुस्से में खड़ा हुआ। हमारे निमंत्रण को ना देखने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी इतनी हिम्मत! उसने मेरी ऐसी बेइज्जती कैसे कर दी? जो कुछ भी हुआ, लेकिन मैं उसका दादा हूं, उसे मुझसे ऐसे व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? कोई ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अब उसके पास पैसा आ गया, पैसा आएगा तो इसे ताकत दिखाए। ठीक है, अच्छा वह यही चाहती है तो मैं भी देखता हूं कि वह कितने साल, कितने महीने, कितने दिन बिना किसी परिवार के अपनी बहन के साथ अकेले बिताती है। उसने अजीब सा मुंह बनाया और गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। वह आदमी जो कि पूरे बरामदे में अकेले खड़ा हुआ था, बिना किसी भाव को अपने चेहरे पर लिए हुए कुछ समझ नहीं आया। रात में रेशम के धागों की दुकान में हम दुनिया में अपना खाना खा लिया था और उसमें फिर से एक कागज की तरफ देखा। वह एक पर्चा था जिस पर लिखा हुआ था कि दुकान में और कितनी नई चीजों की जरूरत है। हाँ, ऐसा लगता है कि यह सब सामान लाने में लगभग 10 लाख सोने के सिक्के खर्च हो जाएंगे, उसने कहा। कुमारी, ऐसा नहीं लगता कि यह खर्च को ज्यादा ही हो जाएगा? रिजवन ने कहा, जो कि उसके सामने कुर्सी पर बैठा था। ये सारा सामान बहुत ज्यादा महंगा है। ध्वनि जी, इस दुनिया में कुछ भी सस्ता नहीं है और कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। और अगर आप कुछ अच्छी चीजों में अपना खर्च नहीं करोगे तो आप ये कैसे सोचते हो कि ग्राहक आकर आप में खर्च करेंगे? यह एक गोल चरखी की तरह है, जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे उससे भी दोगुना आप पर वापस आएगा। नंदिनी ने कागज को देखते हुए बोला। जी, आप सही बोल रही हैं। आपको पता है कि इस दोपहर प्रधानमंत्री के महल से एक और निमंत्रण आया था? नंदिनी ने ऊपर देखा, मैडम उर्वी की तरफ से। नहीं, निमंत्रण इस बार पुराने प्रधानमंत्री की तरफ से आया था, रिजवन ने नंदिनी से कहा। नंदिनी टेडी सी मुस्कुराई। क्या अब ऐसे अचानक वो मेरे दादाजी बनना चाहते हैं? कुमारी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? क्यों नहीं? उन्होंने हमारी कभी चिंता नहीं की जब हम उससे टूटे घर में रहते थे। वह हमें तब भी देखने नहीं आए थे जब हमारा जन्म हुआ था, और अब वह मुझे निमंत्रण भेज रहे हैं। क्या ये तुम्हें कोई नीच हरकत नहीं लगती? जो वो करना चाहते हैं वह पानी की तरह साफ है। नंदिनी ने अपना सिर हिलाते हुए बोला। जैसा आपने मुझे बताया था मैं वैसा ही किया और उनसे बोल दिया कि इस समय हमारी मालकिन किसी भी तरह का निमंत्रण स्वीकार नहीं कर रही है और उन्हें द्वार पर से ही वापस भेज दिया गया। नंदिनी ने अपना हाथ हिलाया। आप लोगों को प्रधानमंत्री के महल से आए हुए किसी भी इंसान को किसी भी तरह की इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। वह सब एक साफ चेहरे के पीछे छिपे हुए बहुत ही नीच लोग हैं। अगली बार आप जब भी उन्हें देख तो उन्हें वहीं से वापस भेज दे। उनसे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। रिजवान ने अपना सिर हिलाया। जी कुमारी, ये रहा पर्चा और मैंने इसमें पैसे भी लिख दिए हैं। कल पैसे ले जाना और व्यापारी को पर्चा देकर उसे सारा सामान मंगवा लेना जिस चीज की भी हमें जरूरत है। नंदिनी ने पर्चा रिजवान को दे दिया। जी। रिजवान पर्चा लेकर कमरे से बाहर चला गया। ओह, निमंत्रण भेज रहे हैं? क्या उन बूढ़े साहब को लगता है कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगी या मुझे मनाना इतना आसान है? आप जब उन्हें ये पता चल गया है कि मेरे पास पैसा है तो अब तुम मुझसे बात कर कर उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। कितना गिरेंगे ये? पहले वाली नंदिनी कितनी सीधी थी, लेकिन इन्होंने उसे इतना परेशान किया कि उसकी जान चली गई।
उन्हें कोई परवाह नहीं थी जब वह बहुत ज्यादा बीमार थी। वह चाहते तो उसे बचा सकते थे लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया और उसे मर जाने दिया। अपने वर्तमान काल को देखकर नंदिनी को बहुत खुशी होती है कि उसके पिछली जिंदगी के पिताजी उससे बहुत प्यार करते थे। वह नंदिनी के लिए कुछ भी कर सकते थे। उसकी मां मर जाने के बाद उन्होंने ही नंदिनी का बहुत ख्याल रखा था। उन्होंने उसे इतना प्यार दिया कि उसे अपनी मां की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि उसके खुद के ही पति ने उसके पिताजी को बहुत बुरी तरीके से मार डाला। लेकिन उस जगह उसकी भी गलती थी। अगर उसने पार्थ से शादी करने की जिद अपने पिताजी से नहीं की होती तो शायद वह आज भी वह जिंदा होते। ये सब कुछ सिर्फ एक गलती की वजह से, एक गलत इंसान से प्यार करने की जो कि वह बिल्कुल बदल देना चाहती है। वह अपने बीते हुए कल में करी हुई गलतियों पर सिर्फ रो सकती है लेकिन आने वाली चीजों को और बेहतर कर सकती है। उसके पास वर्तमान में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कम से कम उसका फिर से जन्म लेना व्यर्थ नहीं हुआ क्योंकि उसे शिवानी जैसी एक बहन मिली। उसे अपनी यह बड़ी बहन बहुत ज्यादा पसंद है और वह उनके लिए कुछ भी कर सकती है। नंदिनी ने गहरी सांस दिया और अपने बिस्तर की तरफ आगे बढ़ी। उसने अपने कमरे की मोमबत्ती बुझाई और बिस्तर पर बैठ गई। कमरा शांत था लेकिन अंधेरा बहुत था। चांद की रोशनी बड़ी खिड़कियों पर पड़ रही थी और खिड़कियों का कांच उसे चमक रहा था। जिंदगी बदल गई है और अब मुझे सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा, नंदिनी ने अपने आप में ही सोचा। वह अपने बिस्तर पर सोने ही वाली थी लेकिन अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी। उसका दिमाग चौंकाना हो गया। इतनी जल्दी सोने चल दी? एक ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। नंदिनी खिड़की पर देखने के लिए मुड़ी और देखा कि एक परछाई जो कि खिड़की पर टिककर शांति से खड़ी हुई है। वह परछाई बहुत लंबी और बड़ी दिख रही थी। नंदिनी का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था। वह दुकान की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहती थी और किसी आम इंसान का इतना ऊपर चढ़कर आना मुमकिन ही नहीं था। उसके सैनिकों ने इस इंसान को पहले ही पकड़ लिया होता लेकिन वह इतनी आसानी से अंदर आ गया। क्या तुम इतनी चौंक क्यों गई हो? उस इंसान ने फिर से इस ठंडी आवाज में कहा। नंदिनी को चेहरा देखने की जरूरत नहीं थी यह बताने के लिए कि कौन खड़ा था। ये वही आदमी था जिससे महल के समारोह में वह टकरा गई थी। वह खड़ी हो गई। राजकुमार, आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा रात हो गई है? नंदिनी ने हल्के से बोलने की कोशिश करी। वह इस आदमी को किसी भी कीमत पर गुस्सा करना नहीं चाहती थी। वह आदमी कमरे के अंदर कूदकर आ गया। चांद की हल्की रोशनी में वह उसे आदमी का सुंदर चेहरा देख पा रही थी। यह आदमी सच में बहुत अच्छा दिखता है, उसने अपने आप में अंदर ही सोचा। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे चला जाना चाहिए। चैप्टर 26 यहाँ क्यों आए? पहले वाली नंदिनी कितनी सीधी थी लेकिन इन्होंने उसे इतना परेशान किया कि उसकी जान चली गई। उन्हें कोई परवाह नहीं थी जब वह बहुत ज्यादा बीमार थी। वह चाहते तो उसे बचा सकते थे लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया और उसे मर जाने दिया। अपने वर्तमान काल को देखकर नंदिनी को बहुत खुशी होती है कि उसके पिछली जिंदगी के पिताजी उससे बहुत प्यार करते थे। वह नंदिनी के लिए कुछ भी कर सकते थे। उसकी मां मर जाने के बाद उन्होंने ही नंदिनी का बहुत ख्याल रखा था। उन्होंने उसे इतना प्यार दिया कि उसे अपनी मां की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि उसके खुद के ही पति ने उसके पिताजी को बहुत बुरी तरीके से मार डाला। लेकिन उस जगह उसकी भी गलती थी। अगर उसने पार्थ से शादी करने की जिद अपने पिताजी से नहीं की होती तो शायद वह आज भी वह जिंदा होते। ये सब कुछ सिर्फ एक गलती की वजह से, एक गलत इंसान से प्यार करने की जो कि वह बिल्कुल बदल देना चाहती है। वह अपने बीते हुए कल में करी हुई गलतियों पर सिर्फ रो सकती है लेकिन आने वाली चीजों को और बेहतर कर सकती है। उसके पास वर्तमान में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कम से कम उसका फिर से जन्म लेना व्यर्थ नहीं हुआ क्योंकि उसे शिवानी जैसी एक बहन मिली। उसे अपनी यह बड़ी बहन बहुत ज्यादा पसंद है और वह उनके लिए कुछ भी कर सकती है। नंदिनी ने गहरी सांस दिया और अपने बिस्तर की तरफ आगे बढ़ी। उसने अपने कमरे की मोमबत्ती बुझाई और बिस्तर पर बैठ गई। कमरा शांत था लेकिन अंधेरा बहुत था। चांद की रोशनी बड़ी खिड़कियों पर पड़ रही थी और खिड़कियों का कांच उसे चमक रहा था।
जिंदगी बदल गई है और अब मुझे सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। नंदिनी ने अपने आप में ही सोचा। वह अपने बिस्तर पर सोने ही वाली थी, लेकिन अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी। उसका दिमाग चौंकाना हो गया। इतनी जल्दी सोने चल दी? एक ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। नंदिनी खिड़की पर देखने के लिए मुड़ी और देखा कि एक परछाई जो कि खिड़की पर टिककर शांति से खड़ी हुई है। वह परछाई बहुत लंबी और बड़ी दिख रही थी। नंदिनी का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था। वह दुकान की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहती थी और किसी आम इंसान का इतना ऊपर चढ़कर आना मुमकिन ही नहीं था। उसके सैनिकों ने इस इंसान को पहले ही पकड़ लिया होता, लेकिन वह इतनी आसानी से अंदर आ गया। क्या तुम इतनी चौंक क्यों गई हो? उस इंसान ने फिर से इस ठंडी आवाज में कहा। नंदिनी को चेहरा देखने की जरूरत नहीं थी यह बताने के लिए कि कौन खड़ा था। ये वही आदमी था जिससे महल के समारोह में वह टकरा गई थी। वह खड़ी हो गई। राजकुमार, आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा रात हो गई है? नंदिनी ने हल्के से बोलने की कोशिश करी। वह इस आदमी को किसी भी कीमत पर गुस्सा करना नहीं चाहती थी। वह आदमी कमरे के अंदर कूदकर आ गया। चांद की हल्की रोशनी में वह उसे आदमी का सुंदर चेहरा देख पा रही थी। यह आदमी सच में बहुत अच्छा दिखता है, उसने अपने आप में अंदर ही सोचा। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे चला जाना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही थी। नंदिनी पीछे हट गई जब उसे लगा कि वह उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। पर उसके पैर उसके बिस्तर में टकरा गए और वह गिरने ही वाली थी, लेकिन राजकुमार मानिक ने उसे करने से पहले ही पकड़ लिया। तुम्हें सच में बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें अपनी बाहों में पकड़ता हूं तो, राजकुमार ने परेशान करते हुए बोला। नंदिनी अपने मन ही मन चिल्ला रही थी। वह सामने जोर से चिल्लाना चाहती थी कि क्या मैं कहीं से लग रही हूं कि मुझे इस चीज से खुशी है कि आप यहां हैं, लेकिन वह अपने मन के अंदर ही चिल्ला सकती थी। राजकुमार, मेरे समझ नहीं आ रहा कि आप यहां आए क्यों हैं? नंदिनी ने पूछा राजकुमार के सवाल का बिना जवाब देते हुए। तुम बार बार मेरी बेइज्जती कर रही हो छोटी लड़की, उसने कहा। राजकुमार, नंदिनी ने चेहरा बनाते हुए बोला। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊं, उसने चिढ़ाते हुए बोला। अब जब तुम मुझे बार बार परेशान करना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूं? राजकुमार नंदिनी को खड़ा कर दिया और खुद बिस्तर पर बैठ गए। छोटी लड़की, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें 2 बार बचाया है, और अब संबंध में बचाया है तो तुम उसकी भरपाई कैसे करोगी? वह उसकी तरफ देख रहा था। नंदिनी सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी। तुम्हें किसने कहा था उसे बचाने के लिए? वह ये था जो कि नंदिनी के रास्ते में बार बार आ रहा था। पर आपको चाहता है कि नंदिनी उसके लिए कुछ करे क्योंकि उसने उसकी 2 बार जान बचाई है। उसका दिल ईर्ष्या से भर रहा था, लेकिन वह अपनी शक्ल पर कुछ भी नहीं दिखा सकती थी। वह नहीं चाहती थी कि वह राजकुमार के साथ किसी भी चीज में शामिल हो। यह आदमी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। राजकुमार, मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं, कृपया मुझे बताएं, उसने जबरदस्ती की मुस्कान दिखाते हुए पूछा। ओह, सामने बैठे आदमी ने उसे सर से नीचे पैरों तक देखा। तुम एक होशियार लड़की हो, मैं बहुत खुश हुआ, राजकुमार ने कहा और अचानक से खड़े हो गए। मुझे अभी काफी अच्छा महसूस हो रहा है, तो ये बात मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। और नंदिनी उनसे कुछ बातें उससे पहले उन्होंने खिड़की का दरवाजा खोला और वहां से सीधे नीचे कूद गए। नंदिनी चौंक गई और खाकर खिड़की की तरफ देखा। जब उसने खिड़की से नीचे झांका तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखा। कहाँ चला गया वह? वह ऐसे अचानक गायब कैसे हो सकता है? नंदिनी ने चेहरा बनाते हुए अपने आप से पूछा। किसी और दिन, मतलब वह फिर से यहाँ मेरे कमरे में आएंगे? नंदिनी ने गुस्से में अजीब सी आवाज निकाली। वह कभी इतनी खतरनाक आदमी के साथ किसी भी चीज में शामिल नहीं होना चाहती थी। मैंने ऐसा क्या किया जो वो ये सब कर रहे हैं? चैप्टर 27 शिवानी की मुलाकात। कुमारी, आप कहाँ जाना चाहती हैं? उमी ने शिवानी की तरफ देखते हुए पूछा। वह लोग अभी एक रथ के अंदर हैं जो कि राजधानी में इधर उधर घूम रही है। भूमि को नहीं पता था कि शिवानी आज फिर से बाहर क्यों आ गई है, जबकि उसे नंदिनी से कहा था अब बिना काम के बाहर नहीं जाएगी। शिवानी ने रथ के अंदर के पर्दे ऊपर किए और बाहर झांकने लगी।
मुझे कुछ नई चीज ढूंढना चाहती हूँ। लेकिन वह तो आप किसी सेविका से भी बोल सकते थे, वह एक बार में ही आपका सारा काम कर देती है। शिवानी उसकी तरफ देखने लगी। नहीं, मुझे कुछ चीज अपने आप चयन करनी है, सेविका है वह नहीं ढूंढ पाएंगे जो मैं चाहती हूँ। कुमारी अब क्या बनाने की सोच रहे हो, मुझे बताए तो। शिवानी मुस्कुराए, नंदिनी कुछ नए तरीके के धागे लेकर आए हैं तो मैं कपड़े ही बनाना चाहती हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं। आप कुमारी नंदिनी के लिए नई पोशाकें बनाना चाहती हैं? उमी ने पूछा। शिवानी ने हाँ में सिर हिलाया। वो कभी कुछ नहीं मांगती, नहीं न ही कभी नए कपड़ों की बोलती है, जबकि अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो उसका काम बहुत जल्दी कर सकते हैं। वो सब कुछ ले सकती है जो भी वो चाहे, लेकिन फिर भी लेती नहीं है। मेरी छोटी बहन अपने में रहने वाली है और उसकी बड़ी बहन होने के नाते मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए। अब वो खुद तो कुछ कहेगी नहीं तो मैं उससे बिना बताए कर दूंगी। आप बहुत दयालु हैं कुमारी, उमी ने मुस्कुराकर कहा। इसे बोलते हैं बहनों का प्यार। उसके अलावा और किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहाँ जाना चाहती है? मैं एक ऐसी दुकान ढूंढना चाहती हूँ जहाँ पर कपड़ों को सजाने का सामान मिलता है। शिवानी मुंह बनाते हुए ओमी से कहा। मुझे पता है, मैं जानती हूँ एक ऐसी दुकान जहाँ पर जो चीज़ आपको चाहिए वह सब मिल जाएंगे। वह दुकान राजधानी के बिल्कुल बीच में है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा भोजनालय है जिसका नाम है नमस्ते लोक भोजनालय, उमी ने बताया। नमस्ते लोक भोजनालय? शिवानी ने पूछा। मैंने उसके बारे में आज तक कभी नहीं सुना है। वो अभी नया बना है। मैंने सुना है उसे खुले अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन वो अब राजधानी के लोगों के खाने की मनपसंदीदा जगह बन गई है। वो लोग जो चाय परोसते हैं वो बहुत अच्छी होती है और उसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। ओह, जब अब हम बाहर आ ही गए हैं तो हमारा काम खत्म होने के बाद वहां चलकर देखेंगे कि कैसी जगह है। शिवानी ने सिर हिलाते हुए बोला। अगर चाय इतनी ज्यादा अच्छी हुई जैसा तुम बोल रही हो तो किसी बार नंदिनी को लेके भी आएंगे कभी। हाँ जरूर, उमी ने कहा। उन लोगों का रथ राजधानी के बीच की तरफ जाने लगा। उनका रथ अंकन सजावट की दुकान के सामने रुका। बहुत सारे लोग दुकान में आ रहे थे और जा रहे थे। काफी भीड़ लगी हुई थी दुकान में। शिवानी उमी की मदद से उसे नीचे रथ से उतर कर आती है। वह दोनों खड़े होकर दुकान की तरफ देख रहे थे। इस दुकान में काफी भीड़ हो रही है तुम्हारी। क्या आप अंदर जाना चाहती है? उमी ने पूछा। हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते उमी। अब जब हम आ ही गए हैं यहाँ तो अब हम अंदर जाएंगे। और कोई चारा नहीं है। शिवानी ने दुकान की तरफ बहुत खुशी से देखा। भीड़ का मतलब सामान खरीदने में देर होना, जबकि सामान काम होता जा रहा है। वह दोनों दुकान के द्वार की तरफ आगे बढ़े और दुकान के सामने खड़े 2 पहरेदारों ने उन्हें देखा और फिर एक दूसरे की तरफ देखा। शिवानी एक हरे रंग का लहंगा पहनी हुई थी और साथ ही में हरे रंग का ब्लाउज था जिसमें गुलाबी रंग का एक दुपट्टा था। उसके बाल खुले हुए थे और उसके पीठ पर दुखी हुए थे और उसके बारे में सुंदर बालों वाली पिन लगी हुई थी। बहुत ज्यादा जेवर नहीं पहनी हुई थी, बल्कि सिर्फ एक छोटा था और छोटे से झुमके पहनी हुई थी। उसके कपड़े बहुत अच्छी तरह के रेशम से बने हुए थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। दुकान के पहरेदारों ने उनके सामने सर झुकाया और उनके अंदर जाने के लिए द्वार को खोल दिया। जब दुकान के अंदर चले गए तो वहां मौजूद सारे लोग उनकी तरफ देख रहे थे। एक सामान बेचने वाला आदमी उनकी तरफ मुस्कान दिखाते हुए आ गया। जी कुमारी, आप दोनों क्या खरीदना चाहती है? मैं आपको सबसे अच्छा सामान दिखा सकता हूँ। वह काफी अच्छे से बात कर रहा था और उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। उसके सामने खड़ी हुई लड़की काफी अमीर दिख रही थी और वह नहीं चाहता था कि वह अपनी इतनी अमीर ग्राहक को गुस्सा करे। वो कौन है? वह रेशम के धागों की बहुत सुंदर और महंगी पोशाक पहनी हुई है। उसकी पोशाक तो बहुत सुंदर लग रही है। उसने कितने पैसे दिए होंगे ऐसी पोशाक बनवाने के लिए? भगवान, वह इतनी महंगी और इतनी सुंदर पोशाक कैसे रोज में पहन रही है? कमरे में मौजूद सभी लोग बातें करने लगे। रुको रुको, मुझे याद आया। ये तो कुमारी शिवानी है, रेशम के धागों की दुकान से। तुम्हारी आशा की बड़ी बहन है ये। काफी सारी लड़कियों में से किसी एक लड़की ने बहुत जोर से कहा और बाकी सारे कमरे में मौजूद लोग चौंक गए।
शिवानी ने वह सारे शब्द सुने और उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। नंदनी को आप काफी सारे लोग जाने लगे हैं। राजस्थानी में पहली लड़की होगी जिसे आदमियों के अलावा इतने सारे लोग जानते हैं। कुमारी शिवानी, आपका स्वागत है। दुकान का मैनेजर शिवानी का स्वागत करने के लिए आगे आया। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी आंखों के बगल में झुर्रियां हो रही थी। मैं इस दुकान का मैनेजर हूं, कुमारी शिवानी, कृपया आइए अंदर चलिए। शिवानी ने सिर हिलाया और उसके पीछे चली गई। कुमारी आशा को यहाँ कौन नहीं जानता। एक जवान लड़की को एक बहुत बड़ी दुकान चलाती है। वो दुकान राजधानी की बहुत बड़ी दुकान है जिससे बाकी के अमीर लोगों से पहचान है। तो दुकान का मैनेजर उससे अच्छे से बात क्यों नहीं करेगा और उसकी अच्छे लोगों की पर्चा में आना चाहता होगा। कुमारी शिवानी, आप किस तरह का सामान खरीदना चाहती है? मैनेजर ने पूछा। मुझे पोशाकों के कोने में लगाने के लिए बॉर्डर चाहिए और उसे सजाने के लिए बाकी का सामान भी। शिवानी मुस्कुराए। जी बिल्कुल, हमारे पास हर चीज सबसे अच्छी और सुंदर है। इर्जा, जाके नए सामान के डब्बे निकाल कर लाओ और सबसे अच्छा सामान कुमारी शिवानी को खोलकर दिखाओ। मैनेजर में एक पास खड़ी हुई लड़की से कहा। थोड़ी देर बाद सारा सामान मेज पर खोलकर रख दिया गया। शिवानी ने सामान की तरफ देखा और मैनेजर की तरफ देखकर सिर हिलाया। ये सामान सबसे अच्छे चीज से बना हुआ है और काफी कोमल है, लेकिन जल्दी खराब नहीं होगा। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं ये दोनों लूंगी और वो तीन और वो वाले। शिवानी ने डब्बों की तरफ इशारा करते हुए कहा। सामान दिखाने वाला आदमी ये देखकर बहुत चौंक गया और उसकी तरफ देखने लगा। किसी में पहले इतना सामान एक साथ नहीं खरीदा है। जाओ जाओ, सारा सामान बांध दो, जो भी कुमारी शिवानी ने बोला है। मैनेजर ने अपना हाथ हिलाते हुए इस आदमी से बोला। मैनेजर, आपका सामान बहुत अच्छा है। मेरे को अभी बहुत सारे कपड़े बनाने हैं और शायद मुझे सामान की फिर से जरूरत पड़े। शिवानी ने मुस्कुराते हुए दुकान के मैनेजर से कहा। मैनेजर को आंखें चौंकने से खुल गई। बिल्कुल कुमारी शिवानी, मैं आपको कुछ भी भेजने में बहुत खुश होऊंगा। जो कुछ भी चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप सिर्फ एक बार बता दीजिएगा और मैं खुद आपको सारा सामान समय के अंदर ही भेजवा दूंगा। उसका दिल खुश हो गया था। रेशम के धागों की दुकान को सामान भेजना मतों उनके साथ लाल करना, उसका मतलब ज्यादा पैसे। थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस आया और अपने साथ सामान के डब्बे लेके आया और शिवानी को पैसे का पर्चा दे दिया और बोला। कुमारी, आपके हुए 5 लाख चांदी के सिक्के। शिवानी ने पर्चे को देखा और सिर हिलाया। ओमी, सामान के पैसे भर दो। ओमी ने शिवानी के कहते ही 3 भरी लिफाफे निकले और उन्हें मेज पर रख दिया। मैनेजर, इन लिफाफों में 10 लाख चांदी के सिक्के हैं, शिवानी ने कहा और मैनेजर बहुत ज्यादा चौंक गया। कुमारी, ये बाकी के पैसे अगले बार के काम आ जाएंगे, शिवानी ने सिर हिलाकर मैनेजर से कहा। मैनेजर मुस्कुराया। धन्यवाद कुमारी, मैं आपके वापस आने पर इंतजार करूंगा। आपका भी धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। मैं आपको बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। मैनेजर में खुद आके उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया और वहां तक छोड़ने भी आए और दुकान के कुछ सेवकों ने सामान के सभी डब्बों को रथ के अंदर ले जाकर स्वयं रख दिया। कुमारी, देखिए वो रही नमस्ते लोक भोजनालय, उमी ने सड़क के दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह, दिखने में तो अच्छी लग रही है, चलो जाकर देखते हैं। शिवानी ने सर हिलाया और वो दोनों आगे दुकान की तरफ चल दिए। कुछ ही दिन पहले खुली भोजनालय बाहर से दिखने में काफी ज्यादा सादा लगता है, लेकिन जब आप अंदर जाकर देखते हो तो अलग ही नजारा है। अंदर से दुकान बहुत सुंदर लगती है। दुकान या भोजनालय के अंदर 2 मंजिल है। नीचे वाले मंजिल में छोटे मेज और कुर्सियां हैं और सुंदर फूलों से सजावट हो रही है। नीचे वाली मंजिल की दीवारों पर पत्तियों की लड़ियां लटक रही है और उनमें रोशनी भी आ रही है। दीवार पर लकड़ी से आकृति बनी हुई है और वहां बहुत सुंदर फूलों के चित्र दीवार पर लगे हुए हैं। नीचे वाले मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, इसलिए शिवानी और ओम ने ऊपर जाकर अलग से एक कमरा लेने की सोचा। क्या यही कमरा है? शिवानी ने पूछा। सेवक ने कहा था कि हमारा कमरा उल्टी तरफ का 2 वाला है। ओमी में मुंह बनाते हुए कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत है? शिवानी ने पूछा।
जाओ फिर उस लड़के से पूछ कर आओ, जब तक मैं यहीं इसी कमरे में इंतजार करती हूँ। जी, उमी वापस नीचे पूछने गई। शिवानी ने कमरे का द्वार खोला और देखा कि वहां कोई भी नहीं है और शांति फैली है। कैमरा देखने में काफी अच्छा था। खिड़की के सहारे एक गोल मेज पड़ी हुई थी और वहां पर 2 कुर्सियां रखी गई थी। मेज के ऊपर एक सुंदर से फूल का गनमला भी रखा हुआ था। कमरे में ज्यादा तैयारी नहीं हो रही थी और ज्यादा सजावट भी नहीं हो रही थी, लेकिन वहां एक अलग से खुशबू फैली हुई थी। शिवानी मुस्कुराई पर खुशी में अपना सर हिलाया। वह कुर्सी की तरफ आगे बढ़ी और उस पर बैठ गई। वह रास्ते में जाए हुए लोगों को फीवर को देख सकती थी। वह रास्ते में जा रहे लोगों की भीड़ को ऊपर से देख सकती थी। बहुत सारे लोग अपने कामों में व्यस्त थे और सड़कों पर घूम रहे थे। कई रथ आ जा रही थी और सड़कों पर कई लोग सामान भी बेच रहे थे। शिवानी के मन में एक ख्याल आया। शिवानी ने कभी यह नहीं सोचा था कि एक दिन वह ऐसे निजी कमरे में बैठकर चाय पीने के लिए आएगी। एक वह समय था जब उसे सोचना पड़ता था कि वह कैसे रहेगी, क्या खाएगी, कैसे जीतेगी, और अब ये समय है कि उसे यह सोचना होता है कि वह अपना पैसा कहाँ खर्च करे। अचानक से एक हल्की सुंदर मुस्कुराहट से सुंदर चेहरे पर आ गई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट चली गई। वैसे ही उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खोला और एक पूरे सफेद कपड़ों में आदमी कमरे के अंदर घुसा। उसने मुड़ के देखा और वो चौंक गई। ये वही आदमी था जिससे वो कुछ दिन पहले टकरा गई थी। ओह! आदमी द्वार पर ही रुक गया जब उसने देखा कि एक लड़की अंदर बैठी हुई है। फिर उसके बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जिसकी वजह से वह और भी सुंदर लगने लगा। शिवानी के दिल में उसे कुछ अलग महसूस हुआ, लेकिन वह उसने अपने चेहरे पर देखने नहीं दिया। वह उस आदमी की तरफ बिना किसी भाव के देख रही थी। जी आप कुमारी? आदमी ने पूछा जब वह अंदर आ रहा था। शिवानी जल्दी से खड़ी हो गई। यहाँ कोई गलतफहमी हुई है, श्री जी। मुझे लगता है मैं गलत कमरे में आ गई हूँ। ओह, कोई बात नहीं, मैं बाहर मुझे क्या चाहिए वो बताने गया था। ये मेरी भी गलती है कि मैं यहाँ किसी सेवक को नहीं छोड़ा जो किसी को बताए कि यह कमरा भरा हुआ है। आदमी मुस्कुराया। जी, मेरी बात समझने के लिए धन्यवाद। मेरी सेविका कमरे के बारे में पूछने के लिए ही बाहर गई हुई है। आप जब अब यह आपके कमरे में गए हैं तो फिर मैं जाती हूँ यहाँ से। शिवानी ने कहा द्वार की तरफ मुड़ी। सुनिए कुमारी, तुम्हारी अगर अभी आपके पास कोई भी कमरा नहीं है तो आप यहाँ बैठ सकती हैं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। उस आदमी ने शिवानी को रोकते हुए कहा। शिवानी पीछे की तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहती हूँ। मेरी सेविका किसी भी वक्त आता ही होगी। ऐसे बाहर अकेले खड़े रहना सही नहीं है। कम से कम तब तक आपकी सेविका यहाँ आती है जब तक यहीं पर रुक जाए। वो आदमी उसे मनाते हुए मुस्कुराया। शिवानी ने थोड़ी देर सोचा। अगर किसी ने उसे किसी आदमी के साथ अकेले एक कमरे में देख लिया तो उसकी सारी इज्जत चली जाएगी। मुझे नहीं लगता कि वह सही होगा उसकी श्री। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा। बाकी लोग देखेंगे तो तरह तरह की बातें करेंगे। आमदी ने अपना सिर हिलाया। ये सारे निजी कमरे हैं और ग्राहक के अलावा यहाँ कोई भी नहीं घुसता है। कृपया आप उसके बारे में चिंता बिल्कुल ना करें। मुझे बहुत लोग बुरा लगेगा अगर आपकी जैसी एक जवान लड़की बाहर अकेले खड़ी होगी जबकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शिवानी ने मन ही मन गहरी सांस ली। ये आदमी और इसकी मीठी बातें। आपका धन्यवाद, शिवानी ने सिर हिलाकर कहा। कृपया यह आइए। आदमी ने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा किया। वो एक दूसरे के सामने कुर्सी लेकर बैठ गए। अब जब हम दोनों यह है तो क्यों न एक दूसरे का परिचय पूछ ले, आदमी ने फिर से कहा। शिवानी ने हाँ में सिर हिलाया क्योंकि छुपाने के लिए कोई वजह ही नहीं थी। मेरा नाम है शिवानी सेमवाल। शिवानी? ओह, कुमारी आशा की बड़ी बहन, उस आदमी ने कहा। शिवानी ने शर्माते हुए हल्के से अपना सिर हिलाया। यह ऐसा कोई नहीं जो नंदिनी को न जानता हो। आमदी मुस्कुराया। मैंने दुकान के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे खुशी है कि मैं राजधानी की इतनी मशहूर लड़की की बड़ी बहन से मिल पाया हूँ। वो सिर्फ लोगों के में से निकली बड़ी बातें हैं, शिवानी ने जवाब दिया। वो आदमी हंसा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा पूरी राजधानी में कोई भी नहीं जिसे रेशम के धागों के दुकान के बारे में न जानता हो।
वो मुस्कुराया, मैं हूँ समर्थ देवराज। क्या? शिवानी चौंक गई थी। क्वासर के युवराज? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, ये सही है। उसने सुना था कि क्वासर से 2 राजकुमार राजधानी आए थे। हाँ, उसने दोनों राजकुमारों के नामे सुने थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कैसे दिखते हैं। अब अगर वो सोच रही थी तो ये कैसा अजीब हादसा था। ऐसा अचानक क्वासर के युवराज से मुलाकात हो गई। और अगर एक बात और जोड़ी जाए कि वो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कृपया अगर मैंने अनजाने में कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा युवराज, शिवानी ने जवाब देते हुए कहा। समर्थ ने अपने हाथ हिलाकर कहा, आपको ये सब कहना की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जब आपकी सेविका को काफी देर लग रही है तो मैं आपके लिए एक ही सांसे अच्छी चाय मंगवा लेता हूँ। ये बहुत अच्छी चाय मिलती है। मुझे लगता है कि आपको उसका स्वाद काफी अच्छा लगेगा। शिवानी उन्हें मना करना चाहती थी, लेकिन अब उसे पता चल गया कि वो कौन है तो वो मना नहीं कर सकती थी। वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती थी जिससे कि युवराज को गुस्सा ना आ जाए, क्योंकि क्वासर एक बहुत ताकतवर देश है। तो वो मुस्कुराई, तो फिर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ युवराज। समर्थ शिवानी को देखकर मुस्कुराए और फिर चाय की बोलने के लिए एक आदमी को आवाज लगाए। सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब था जो भी हुआ। चैप्टर 28 यूरोप समर्थ। कुछ ही दिन पहले खुली भोजनालय बाहर से दिखने में काफी ज्यादा सादा लगता है, लेकिन जब आप अंदर जाकर देखते हो तो अलग ही नजारा है। अंदर से दुकान बहुत सुंदर लगती है। दुकान या भोजनालय के अंदर 2 मंजिल है। नीचे वाले मंजिल में छोटे मेज और कुर्सियां हैं और सुंदर फूलों से सजावट हो रही है। नीचे वाली मंजिल की दीवारों पर पत्तियों की लड़ियां लटक रही है और उनमें रोशनी भी आ रही है। दीवार पर लकड़ी से आकृतियां बनी हुई है और वहां बहुत सुंदर फूलों के चित्र दीवार पर लगे हुए हैं। नीचे वाले मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, इसलिए शिवानी और ओम ने ऊपर जाकर अलग से एक कमरा लेने की सोचा। क्या यही कमरा है? शिवानी ने पूछा। सेवक ने कहा था कि हमारा कमरा उल्टी तरफ का 2 वाला है। ओमी ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत है? शिवानी ने पूछा। जाओ फिर उस लड़के से पूछ कर आओ, जब तक मैं यहीं इसी कमरे में इंतजार करती हूँ। जी, ओमी वापस नीचे पूछने गई। शिवानी ने कमरे का द्वार खोला और देखा कि वहां कोई भी नहीं है और शांति फैली है। कैमरा देखने में काफी अच्छा था। खिड़की के सहारे एक गोल मेज पड़ी हुई थी और वहां पर 2 कुर्सियां रखी गई थी। मेज के ऊपर एक सुंदर से फूल का गनमला भी रखा हुआ था। कमरे में ज्यादा तैयारी नहीं हो रही थी और ज्यादा सजावट भी नहीं हो रही थी, लेकिन वहां एक अलग से खुशबू फैली हुई थी। शिवानी मुस्कुराई पर खुशी में अपना सर हिलाया। वह कुर्सी की तरफ आगे बढ़ी और उस पर बैठ गई। वह रास्ते में जाए हुए लोगों को फीवर को देख सकती थी। वह रास्ते में जा रहे लोगों की भीड़ को ऊपर से देख सकती थी। बहुत सारे लोग अपने कामों में व्यस्त थे और सड़कों पर घूम रहे थे। कई रथ आ जा रही थी और सड़कों पर कई लोग सामान भी बेच रहे थे। शिवानी के मन में एक ख्याल आया। शिवानी ने कभी यह नहीं सोचा था कि एक दिन वह ऐसे निजी कमरे में बैठकर चाय पीने के लिए आएगी। एक वह समय था जब उसे सोचना पड़ता था कि वह कैसे रहेगी, क्या खाएगी, कैसे जीतेगी, और अब ये समय है कि उसे यह सोचना होता है कि वह अपना पैसा कहाँ खर्च करे। अचानक से एक हल्की सुंदर मुस्कुराहट से सुंदर चेहरे पर आ गई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट चली गई। वैसे ही उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खोला और एक पूरे सफेद कपड़ों में आदमी कमरे के अंदर घुसा। उसने मुड़ के देखा और वो चौंक गई। ये वही आदमी था जिससे वो कुछ दिन पहले टकरा गई थी। ओह! आदमी द्वार पर ही रुक गया जब उसने देखा कि एक लड़की अंदर बैठी हुई है। फिर उसके बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जिसकी वजह से वह और भी सुंदर लगने लगा। शिवानी के दिल में उसे कुछ अलग महसूस हुआ, लेकिन वह उसने अपने चेहरे पर देखने नहीं दिया। वह उस आदमी की तरफ बिना किसी भाव के देख रही थी। जी आप कुमारी? आदमी ने पूछा जब वह अंदर आ रहा था। शिवानी जल्दी से खड़ी हो गई। यहाँ कोई गलतफहमी हुई है श्री जी। मुझे लगता है मैं गलत कमरे में आ गई हूँ। ओह, कोई बात नहीं, मैं बाहर मुझे क्या चाहिए वो बताने गया था। ये मेरी भी गलती है कि मैं यहाँ किसी सेवक को नहीं छोड़ा जो किसी को बताए कि यह कमरा भरा हुआ है।
आदमी मुस्कुराया। जी, मेरी बात समझने के लिए धन्यवाद। मेरी सेविका कमरे के बारे में पूछने के लिए ही बाहर गई हुई है। आप जब अब यह आपके कमरे में गए हैं तो फिर मैं जाती हूँ यहाँ से। शिवानी ने कहा द्वार की तरफ मुड़ी। सुनिए कुमारी, तुम्हारी अगर अभी आपके पास कोई भी कमरा नहीं है तो आप यहाँ बैठ सकती हैं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। उस आदमी ने शिवानी को रोकते हुए कहा। शिवानी पीछे की तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहती हूँ। मेरी सेविका किसी भी वक्त आता ही होगी। ऐसे बाहर अकेले खड़े रहना सही नहीं है। कम से कम तब तक आपकी सेविका यहाँ आती है जब तक यहीं पर रुक जाए। वो आदमी उसे मनाते हुए मुस्कुराया। शिवानी ने थोड़ी देर सोचा। अगर किसी ने उसे किसी आदमी के साथ अकेले एक कमरे में देख लिया तो उसकी सारी इज्जत चली जाएगी। मुझे नहीं लगता कि वह सही होगा उसकी श्री। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा। बाकी लोग देखेंगे तो तरह तरह की बातें करेंगे। आमदी ने अपना सिर हिलाया। ये सारे निजी कमरे हैं और ग्राहक के अलावा यहाँ कोई भी नहीं घुसता है। कृपया आप उसके बारे में चिंता बिल्कुल ना करें। मुझे बहुत लोग बुरा लगेगा अगर आपकी जैसी एक जवान लड़की बाहर अकेले खड़ी होगी जबकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शिवानी ने मन ही मन गहरी सांस ली। ये आदमी और इसकी मीठी बातें। आपका धन्यवाद, शिवानी ने सिर हिलाकर कहा। कृपया यह आइए। आदमी ने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा किया। वो एक दूसरे के सामने कुर्सी लेकर बैठ गए। अब जब हम दोनों यह है तो क्यों न एक दूसरे का परिचय पूछ ले, आदमी ने फिर से कहा। शिवानी ने हाँ में सिर हिलाया क्योंकि छुपाने के लिए कोई वजह ही नहीं थी। मेरा नाम है शिवानी सेमवाल। शिवानी, ओह, कुमारी आशा की बड़ी बहन, उस आदमी ने कहा। शिवानी ने शर्माते हुए हल्के से अपना सिर हिलाया। यह ऐसा कोई नहीं जो नंदिनी को न जानता हो। आमदी मुस्कुराया। मैंने दुकान के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे खुशी है कि मैं राजधानी की इतनी मशहूर लड़की की बड़ी बहन से मिल पाया हूँ। वो सिर्फ लोगों के में से निकली बड़ी बातें हैं, शिवानी ने जवाब दिया। वो आदमी हंसा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा पूरी राजधानी में कोई भी नहीं जिसे रेशम के धागों के दुकान के बारे में न जानता हो। वो मुस्कुराया। मैं हूँ समर्थ देवराज। क्या? शिवानी चौंक गई थी। क्वासर के युवराज, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, ये सही है। उसने सुना था कि क्वासर से 2 राजकुमार राजधानी आए थे। हाँ, उसने दोनों राजकुमारों के नामे सुने थे लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कैसे दिखते हैं। अब अगर वो सोच रही थी तो ये कैसा अजीब हादसा था। ऐसा अचानक क्वासर के युवराज से मुलाकात हो गई। और अगर एक बात और जोड़ी जाए कि वो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कृपया अगर मैंने अनजाने में कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा युवराज, शिवानी ने जवाब देते हुए कहा। समर्थ ने अपने हाथ हिलाकर कहा। आपको ये सब कहना की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जब आपकी सेविका को काफी देर लग रही है तो मैं आपके लिए एक ही सांसे अच्छी चाय मंगवा लेता हूँ। ये बहुत अच्छी चाय मिलती है। मुझे लगता है कि आपको उसका स्वाद काफी अच्छा लगेगा। शिवानी उन्हें मना करना चाहती थी लेकिन अब उसे पता चल गया कि वो कौन है तो वो मना नहीं कर सकती थी। वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती थी जिससे कि युवराज को गुस्सा ना आ जाए, क्योंकि क्वासर एक बहुत ताकतवर देश है। तो वो मुस्कुराई। तो फिर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ युवराज। समर्थ शिवानी को दे खाकर मुस्कुराए और फिर चाय की बोलने के लिए एक आदमी को आवाज लगाए। सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब था जो भी हुआ। चैप्टर 29 पैसा वापस। इतनी जल्दी? शिवानी मुस्कुराई पर खुशी में अपना सर हिलाया। वह कुर्सी की तरफ आगे बढ़ी और उस पर बैठ गई। वह रास्ते में जाए हुए लोगों को फीवर को देख सकती थी। वह रास्ते में जा रहे लोगों की भीड़ को ऊपर से देख सकती थी। बहुत सारे लोग अपने कामों में व्यस्त थे और सड़कों पर घूम रहे थे। कई रथ आ जा रही थी और सड़कों पर कई लोग सामान भी बेच रहे थे। शिवानी के मन में एक ख्याल आया। शिवानी ने कभी यह नहीं सोचा था कि एक दिन वह ऐसे निजी कमरे में बैठकर चाय पीने के लिए आएगी। एक वह समय था जब उसे सोचना पड़ता था कि वह कैसे रहेगी, क्या खाएगी, कैसे जीतेगी, और अब ये समय है कि उसे यह सोचना होता है कि वह अपना पैसा कहाँ खर्च करे।
अचानक से एक हल्की सुंदर मुस्कुराहट से सुंदर चेहरे पर आ गई। लेकिन उसकी मुस्कुराहट चली गई वैसे ही उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खोला और एक पूरे सफेद कपड़ों में आदमी कमरे के अंदर घुसा। उसने मुड़ के देखा और वो चौंक गई। ये वही आदमी था जिससे वो कुछ दिन पहले टकरा गई थी। ओह! आदमी द्वार पर ही रुक गया जब उसने देखा कि एक लड़की अंदर बैठी हुई है। फिर उसके बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जिसकी वजह से वह और भी सुंदर लगने लगा। शिवानी के दिल में उसे कुछ अलग महसूस हुआ लेकिन वह उसने अपने चेहरे पर देखने नहीं दिया। वह उस आदमी की तरफ बिना किसी भाव के देख रही थी। जी आप कुमारी? आदमी ने पूछा जब वह अंदर आ रहा था। शिवानी जल्दी से खड़ी हो गई। यहाँ कोई गलतफहमी हुई है, श्री जी। मुझे लगता है मैं गलत कमरे में आ गई हूँ। ओह, कोई बात नहीं, मैं बाहर मुझे क्या चाहिए वो बताने गया था। ये मेरी भी गलती है कि मैं यहाँ किसी सेवक को नहीं छोड़ा जो किसी को बताए कि यह कमरा भरा हुआ है। आदमी मुस्कुराया। जी, मेरी बात समझने के लिए धन्यवाद। मेरी सेविका कमरे के बारे में पूछने के लिए ही बाहर गई हुई है। आप जब अब यह आपके कमरे में गए हैं तो फिर मैं जाती हूँ यहाँ से। शिवानी ने कहा द्वार की तरफ मुड़ी। सुनिए कुमारी, तुम्हारी अगर अभी आपके पास कोई भी कमरा नहीं है तो आप यहाँ बैठ सकती हैं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। उस आदमी ने शिवानी को रोकते हुए कहा। शिवानी पीछे की तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहती हूँ। मेरी सेविका किसी भी वक्त आता ही होगी। ऐसे बाहर अकेले खड़े रहना सही नहीं है। कम से कम तब तक आपकी सेविका यहाँ आती है जब तक यहीं पर रुक जाए। वो आदमी उसे मनाते हुए मुस्कुराया। शिवानी ने थोड़ी देर सोचा। अगर किसी ने उसे किसी आदमी के साथ अकेले एक कमरे में देख लिया तो उसकी सारी इज्जत चली जाएगी। मुझे नहीं लगता कि वह सही होगा उसकी श्री। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा। बाकी लोग देखेंगे तो तरह तरह की बातें करेंगे। आमदी ने अपना सिर हिलाया। ये सारे निजी कमरे हैं और ग्राहक के अलावा यहाँ कोई भी नहीं घुसता है। कृपया आप उसके बारे में चिंता बिल्कुल ना करें। मुझे बहुत लोग बुरा लगेगा अगर आपकी जैसी एक जवान लड़की बाहर अकेले खड़ी होगी जबकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शिवानी ने मन ही मन गहरी सांस ली। ये आदमी और इसकी मीठी बातें। आपका धन्यवाद, शिवानी ने सिर हिलाकर कहा। कृपया यह आइए। आदमी ने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा किया। वो एक दूसरे के सामने कुर्सी लेकर बैठ गए। अब जब हम दोनों यह है तो क्यों न एक दूसरे का परिचय पूछ ले, आदमी ने फिर से कहा। शिवानी ने हाँ में सिर हिलाया क्योंकि छुपाने के लिए कोई वजह ही नहीं थी। मेरा नाम है शिवानी सेमवाल। शिवानी? ओह, कुमारी आशा की बड़ी बहन, उस आदमी ने कहा। शिवानी ने शर्माते हुए हल्के से अपना सिर हिलाया। यह ऐसा कोई नहीं जो नंदिनी को न जानता हो। आमदी मुस्कुराया। मैंने दुकान के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे खुशी है कि मैं राजधानी की इतनी मशहूर लड़की की बड़ी बहन से मिल पाया हूँ। वो सिर्फ लोगों के में से निकली बड़ी बातें हैं, शिवानी ने जवाब दिया। वो आदमी हंसा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा पूरी राजधानी में कोई भी नहीं जिसे रेशम के धागों के दुकान के बारे में न जानता हो। वो मुस्कुराया। मैं हूँ समर्थ देवराज। क्या? शिवानी चौंक गई थी। क्वासर के युवराज? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, ये सही है। उसने सुना था कि क्वासर से 2 राजकुमार राजधानी आए थे। हाँ, उसने दोनों राजकुमारों के नामे सुने थे लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कैसे दिखते हैं। अब अगर वो सोच रही थी तो ये कैसा अजीब हादसा था। ऐसा अचानक क्वासर के युवराज से मुलाकात हो गई। और अगर एक बात और जोड़ी जाए कि वो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कृपया अगर मैंने अनजाने में कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा युवराज, शिवानी ने जवाब देते हुए कहा। समर्थ ने अपने हाथ हिलाकर कहा। आपको ये सब कहना की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जब आपकी सेविका को काफी देर लग रही है तो मैं आपके लिए एक ही सांस से अच्छी चाय मंगवा लेता हूँ। ये बहुत अच्छी चाय मिलती है। मुझे लगता है कि आपको उसका स्वाद काफी अच्छा लगेगा। शिवानी उन्हें मना करना चाहती थी लेकिन अब उसे पता चल गया कि वो कौन है तो वो मना नहीं कर सकती थी। वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती थी जिससे कि युवराज को गुस्सा ना आ जाए।
क्योंकि क्वासर एक बहुत ताकतवर देश है। तो वो मुस्कुराए, तो फिर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ युवराज। समर्थ शिवानी को देखकर मुस्कुराए और फिर चाय की बोलने के लिए एक आदमी को आवाज लगाए। सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब था जो भी हुआ। कुमारी प्रधानमंत्री के महल से हर जाने का सारा पैसा आ चुका है। श्रीलिया दो सेविकाओं के साथ अंदर आए जिनके हाथ में दो संदूक लगे हुए थे। नंदिनी कुछ कागजों को पढ़ रही थी। उसने कागजों से ऊपर उन संदूकों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आ गई। मुझे लगा नहीं तभी वह इतना जल्दी सारा पैसा भेज पाएंगे। श्रीलिया मुस्कुराए, ऐसा लगता है कि मैडम उर्वी का भी दयालु है कि सारा पैसा उन्होंने समय रहते भेज दिया जो इन पर उधार था। नंदिनी ने सर हिलाया, फिर से सारा पैसा गिन लो। श्रीलिया ने अपना हाथ हिलाया और बाकी दोनों सेविकाएं कमरे से बाहर चली गई। वह नीचे की तरफ मुड़ी और संदूक खोलकर उसमें से पैसे गिनने लगी। मैडम उर्वी के बर्ताव को जानकर नंदिनी को पहले से पता था कि वह समय रहते ही सारा पैसा भेज देंगे। उन लोगों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। कि कुछ भी कहो, मैडम उर्वी है तो एक होशियार औरत। क्योंकि अगर वो होशियार नहीं होती तो वह प्रधानमंत्री की इकलौती बीवी नहीं होती और अपने बच्चों को ऐसे ऐश और आराम में उन्होंने इतना बड़ा नहीं किया होता सिर्फ अपने दम पर। कियारा बड़ी और समझदार है तो वह अपनी माँ का कहना मानती है। लेकिन नायरा में समझ नहीं है और उसे महल में बहुत प्यार से पाला गया है तो उसका व्यवहार खराब हो गया है और उसके परिवार की वजह से आज उर्वी इतनी ज्यादा मुसीबत में थी। चैप्टर 30 महल का बुलावा। वानी के मन में एक ख्याल आया। शिवानी ने कभी यह नहीं सोचा था कि एक दिन वह ऐसे निजी कमरे में बैठकर चाय पीने के लिए आएगी। एक वह समय था जब उसे सोचना पड़ता था कि वह कैसे रहेगी, क्या खाएगी, कैसे जीतेगी, और अब ये समय है कि उसे यह सोचना होता है कि वह अपना पैसा कहाँ खर्च करे। अचानक से एक हल्की सुंदर मुस्कुराहट से सुंदर चेहरे पर आ गई। लेकिन उसकी मुस्कुराहट चली गई वैसे ही उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खोला और एक पूरे सफेद कपड़ों में आदमी कमरे के अंदर घुसा। उसने मुड़ के देखा और वो चौंक गई। ये वही आदमी था जिससे वो कुछ दिन पहले टकरा गई थी। ग्राहक के अलावा यहाँ कोई भी नहीं घुसता है। कृपया आप उसके बारे में चिंता बिल्कुल ना करें। मुझे बहुत लोग बुरा लगेगा अगर आपकी जैसी एक जवान लड़की बाहर अकेले खड़ी होगी जबकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शिवानी ने मन ही मन गहरी सांस ली। ये आदमी और इसकी मीठी बातें। आपका धन्यवाद, शिवानी ने सिर हिलाकर कहा। कृपया यह आइए। आदमी ने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा किया। वो एक दूसरे के सामने कुर्सी लेकर बैठ गए। अब जब हम दोनों यह है तो क्यों न एक दूसरे का परिचय पूछ ले, आदमी ने फिर से कहा। शिवानी ने हाँ में सिर हिलाया क्योंकि छुपाने के लिए कोई वजह ही नहीं थी। मेरा नाम है शिवानी सेमवाल। शिवानी, ओह, कुमारी आशा की बड़ी बहन, उस आदमी ने कहा। शिवानी ने शर्माते हुए हल्के से अपना सिर हिलाया। यह ऐसा कोई नहीं जो नंदिनी को न जानता हो। आमदी मुस्कुराया, मैंने दुकान के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे खुशी है कि मैं राजधानी की इतनी मशहूर लड़की की बड़ी बहन से मिल पाया हूँ। वो सिर्फ लोगों के में से निकली बड़ी बातें हैं, शिवानी ने जवाब दिया। वो आदमी हंसा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा पूरी राजधानी में कोई भी नहीं जिसे रेशम के धागों के दुकान के बारे में न जानता हो। वो मुस्कुराया, मैं हूँ समर्थ देवराज। क्या? शिवानी चौंक गई थी। क्वासर के युवराज, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, ये सही है। उसने सुना था कि क्वासर से 2 राजकुमार राजधानी आए थे। हाँ, उसने दोनों राजकुमारों के नामे सुने थे लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कैसे दिखते हैं। अब अगर वो सोच रही थी तो ये कैसा अजीब हादसा था। ऐसा अचानक क्वासर के युवराज से मुलाकात हो गई। और अगर एक बात और जोड़ी जाए कि वो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कृपया अगर मैंने अनजाने में कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा युवराज, शिवानी ने जवाब देते हुए कहा। समर्थ ने अपने हाथ हिलाकर कहा, आपको ये सब कहना की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जब आपकी सेविका को काफी देर लग रही है तो मैं आपके लिए एक ही सांसे अच्छी चाय मंगवा लेता हूँ। ये बहुत अच्छी चाय मिलती है। मुझे लगता है कि आपको उसका स्वाद काफी अच्छा लगेगा। शिवानी उन्हें मना करना चाहती थी लेकिन अब उसे पता चल
गया कि वो कौन है तो वो मना नहीं कर सकती थी। वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती थी जिससे कि युवराज को गुस्सा ना आ जाए, क्योंकि क्वासर एक बहुत ताकतवर देश है। तो वो मुस्कराई, तो फिर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ युवराज। समर्थ शिवानी को देखकर मुस्कुराए और फिर चाय की बोलने के लिए एक आदमी को आवाज लगाए। सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब था जो भी हुआ। कुमारी प्रधानमंत्री के महल से हर जाने का सारा पैसा आ चुका है। श्रीलिया 2 सेविकाओं के साथ अंदर आए जिनके हाथ में 2 संदूक लगे हुए थे। नंदिनी कुछ कागजों को पढ़ रही थी। उसने कागजों से ऊपर उन संदूकों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आ गई। मुझे लगा नहीं तभी वह इतना जल्दी सारा पैसा भेज पाएंगे। श्रीलिया मुस्कुराए, ऐसा लगता है कि मैडम उर्वी का भी दयालु है कि सारा पैसा उन्होंने समय रहते भेज दिया जो इन पर उधार था। नंदिनी ने सर हिलाया, फिर से सारा पैसा गिन लो। श्रीलिया ने अपना हाथ हिलाया और बाकी दोनों सेविकाएं कमरे से बाहर चली गई। वह नीचे की तरफ मुड़ी और संदूक खोलकर उसमें से पैसे गिनने लगी। मैडम उर्वी के बर्ताव को जानकर नंदिनी को पहले से पता था कि वह समय रहते ही सारा पैसा भेज देंगे। उन लोगों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। कि कुछ भी कहो, मैडम उर्वी है तो एक होशियार औरत। क्योंकि अगर वो होशियार नहीं होती तो वह प्रधानमंत्री की इकलौती बीवी नहीं होती और अपने बच्चों को ऐसे ऐश और आराम में उन्होंने इतना बड़ा नहीं किया होता सिर्फ अपने दम पर। कियारा बड़ी और समझदार है तो वह अपनी माँ का कहना मानती है। लेकिन नायरा में समझ नहीं है और उसे महल में बहुत प्यार से पाला गया है तो उसका व्यवहार खराब हो गया है और उसके परिवार की वजह से आज उर्वी इतनी ज्यादा मुसीबत में थी। लेकिन अगर मैडम उर्वी यह सोचती है कि यह अंत है तो वह पूरी तरीके से गलत है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी और बहुत कुछ देखना तो बाकी है। आगे बहुत कुछ होगा। सारा पैसा सही है कुमारी। श्रीलिया ने गिनती करना बंद कर और अपना सर हिलाया। इस पैसे को भंडार में रखवा दो। ऑस्ट्रेलिया ने सर हिलाया और सेविकाओं को बुलाया और उनके साथ ही पैसे के संदूक को लेकर कमरे से बाहर चली गई। नंदिनी अपने कागजों पर ध्यान दे रही थी जैसे ही अचानक किसी ने फिर से द्वार पर खटखटाया। उसने ऊपर की तरफ नजर की और देखा कि रिजवन एक सेविका के साथ द्वार पर ही खड़ा हुआ था। सेविका की पोशाक देखकर उसके मन में कुछ ख्याल आया और उसने अजीब सा चेहरा बनाया। कुमारी, महल ने निमंत्रण भेजा है, रिजवन ने कहा। महल? नंदिनी ने रिजवान से पूछा और उसके बगल में खड़ी हुई सेविका को अजीब नजर से देखा। जी कुमारी, यह सम्राज्ञी की निजी सेविका है और उनके कहने पर यह आपको स्वयं महल के लिए निमंत्रण देने आई है, रिजवान ने नंदिनी से कहा। ओह, नंदिनी ने सर हिलाया। सेविका चलकर आगे की तरफ बढ़ी। कुमारी आशा, ये रहा मेरी सम्राज्ञी की तरफ से आपके लिए निमंत्रण। सेविका ने निमंत्रण पत्र नंदिनी के हाथों में थमा दिया। सम्राज्ञी की तरफ से। नंदिनी ने पत्र उठाया और उसे पढ़ने लगी। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।